हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्यामनगर, जहां पर एक बहुत ही धनी सेठ रहता था जो कि बहुत ही बदनाम था। तुम्हें जहां शिकायत करनी है वहां करो। हाँ, देख लूंगा मैं तुझको। रमन, इस आदमी से हर तरह का व्यापार बंद कर दो। और इस हफ्ते फैक्ट्री का कच्चा माल आ गया कि नहीं? जी सेठ जी, और अगले हफ्ते का हिसाब भी लाकर और सामान ऑर्डर कर दिया है। आप एक बार यह बैंक की लोन की फाइल और देख लीजिए। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि खुद का व्यापार करूँ। तो करो ना, किसने मना किया है? कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? तुम्हारी शादी कर दी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ या फिर मेरी फैक्ट्री में काम करो। मुझे नहीं करना आपकी फैक्ट्री में काम, मुझे खुद का ही काम करना है। तो अपनी बीवी से कहो कुछ ले आए अपने घर से तुम्हारे लिए। अभी तक तो फायदे का दहेज भी पूरा नहीं किया है उसके घर वालों ने। उसका बड़ा लड़का वहां से चला जाता है, तभी उसका छोटा लड़का वहां आता है। पिताजी, मैंने तय कर लिया है कि मैं कुसुम से ही शादी करूंगा। आज हमने कोर्ट मैरिज के लिए भी अर्जी दे दी है। खबरदार जो उस गरीब को लेकर आया मेरे घर में। पिताजी, हम उसी से शादी करेंगे। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। हमें इसकी कोई परवाह नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। सेठानी, समझाओ इस लड़के को। सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इसको एक बार घर से निकलने तो दो, सब प्यार का भूत उतर जाएगा इसका। बेटा, तुम जाओ यहाँ से। एक बार आप मिल लेते लड़के के परिवार वालों से। उस दो कौड़ी के दुकानदार से मैं बात करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अपने लड़के के साथ? सेठ को बड़बड़ाता हुआ देख के सेठानी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने घर बात करती है, रो रो के सब हाल बताती है। तभी उसकी बहू उस कमरे में आती है। इस रोज रोज की चिक से मैं तंग आ गई हूँ। बस एक मूर्ति की तरह जिंदगी गुजारते रहो, न कुछ देखो, न सुनो, न कहो। माँ जी, आप परेशान न होइए, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक रात सेठ का किसी ने कत्ल कर दिया। जासूस सास देवी और बहू श्री उसी के सिलसिले में सेठ के घर पहुंचते हैं और जो भी जरूरी सबूत और सामान होते हैं उन्हें सुरक्षित अपने पास रख लेती है। फिर वो दोनों अपनी छानबीन शुरू करती हैं। सास और बहू घर के लोगों से तहकीकात करने आती है। सबसे पहले सेठ जी को मरने के बाद किसने देखा? मैंने। इनके कमरे से जोर जोर से हवा की वजह से खिड़कियों की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद खिड़कियां खुली रह गई होंगी। तब मैं खुद देखने के लिए आई तो देखा कि सेठ जी नहीं रहे। जब आपने सेठ जी को देखा तब क्या समय रहा होगा? यही कोई 12 बजे होंगे। घर में रात में कौन कौन रहता है? मैं और मेरे 2 लड़के और एक बहू है। किसी पर किसी तरह का कोई शक? व्यापार में तो दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है। घर से किसी तरह का सामान गायब हुआ हो? उनके कमरे की अलमारी सब फैली पड़ी है, पर क्या चोरी हुआ है ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। कल कौन कौन आया होगा सेठ से मिलने? उनके मिलने वाले तो लगे ही रहते थे, तो कोई इतना गौर ही नहीं करता था। शायद रमन को कुछ पता हो। ये रमन कौन है? रमन सेठ जी का सारा काम देखता है। अभी वो कहाँ है? वो सुबह 9 बजे काम पर आता है, अभी आता ही होगा। रात में परिवार के लोगों के अलावा और कौन होता है घर में?
बाहर का चौकीदार और घर के नौकर रामू के अलावा और कोई नहीं। घर के लोगों में कोई अनबन किसी बात को लेकर? हर घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही है, पर इतनी नहीं थी कि कोई ऐसा करे। रामू, तुम्हारी मालिक से आखिरी बार बात कब हुई थी? ये जरा ऊंचा सुनता है। तुमने अपने मालिक को आखिरी बार कब देखा? मैं रोज की तरह 10 बजे मालिक से मालिश के लिए पूछने गया था। तब वह बोले कि आज नहीं कल कर देना। तब शायद 10 बजे होंगे। इसका मतलब सेठ की मौत 10 बजे के बाद और 12 बजे के बीच में हुई है। आप दोनों उस वक्त कहाँ थे? मैं ऊपर अपने कमरे में था, अपना कुछ काम कर रहा था। 12 बजे शोर सुना तब नीचे आया। मैं पिताजी के बराबर वाले कमरे में सो रहा था। मैं रसोई घर में काम कर रही थी रामू के साथ। तुम्हारा कमरा सेठ के बराबर में है और खिड़कियों का शोर तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें जाके देखना चाहिए? मैं कल कुछ ज्यादा ही थक गया था और दवाई लेकर जल्दी ही सो गया। आपका कमरा ठीक सेठ जी के ऊपर है। कोई भी बात जो आपको याद आए तो जरूर बताएं। इतनी बारिश में कुछ सुन पाना मुश्किल था। तभी ठीक 9 बजे रमन आता है। रमन, कल सेठ से मिलने कौन कौन आया होगा? कुछ कर्जदार, मंदिर के पुजारी और हाँ, जब मैं जा रहा तो एक आदमी आया था। बता सकते हो कौन था? मैं भी नहीं जानता उसको। कल मैं उसे पहली बार मिला था और कल मुझे एक शादी में जाना था, तो कल मैं 9 बजे तक यहाँ से निकल गया था। हाँ, रमन ने शादी का बहुत पहले से बताया हुआ था। कैसा दिखता था वो? उसने बड़ी बरसाती पहनी हुई थी, तो चेहरा ठीक से देख नहीं पाया मैं उसका। मूछें और दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ था उसका। बरसाती? क्या जब तुम गए बारिश हो रही थी? नहीं, उस वक्त तो नहीं। 9:15 के आसपास बारिश शुरू हुई होगी। रामू तभी मुझे चाय देने आया था। शादी वाले घर का पता देंगे? तुम सेठ का सारा काम देखते थे। तो रमन, तुम सेठ के कमरे में चलो और देखो क्या कुछ चोरी हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ। रमन कमरे में जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है। जितना मैं जानता हूँ सेठ जी का कोई खास सामान चोरी नहीं हुआ है। हो सकता है किसी और मकसद से ये कत्ल हुआ हो। ठीक है, आप सभी सेठ जी के कमरे को बंद ही रहने दें। जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए कोई इस कमरे में ना जाए। रामू, एक ताला चाबी लाकर इन्हें दे दो। आप ताला डाल दीजिए। और बड़ा लड़का अगर चाहता तो पाइप के रास्ते आसानी से आ जा सकता था, या फिर किसी से सेठ का कत्ल करा भी सकते हैं। हाँ, ये भी है। हमें उस आदमी का भी पता लगाना होगा जो सेठ से मिलने रात में आया। अभी तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए उस अनजान आदमी पर। शायद पहरेदार को कुछ पता हो। सास बहू अगले दिन पहरेदार के पास जाती है। हाँ, उस रात एक आदमी आया था सेठ जी से मिलने। बहुत परेशान लग रहा था। मना किया बहुत देर हो गई है, तो उसने मुझे 1000 रुपये पकड़ा दिए और कहा कि बहुत जरूरी काम है। और वो आदमी गया कब? ये नहीं कह सकता मैं, मेरी आंख लग गई थी। कुछ और बता पाओगे हमें उसके बारे में? वो बरसाती पहने हुआ था और लंबी दाढ़ी मूछ। ये थोड़ा लालची लगता है। इससे घर के बारे में और राज उगलवा सकते हैं। घर के लोगों का आपस में कैसा मेलजोल है? चौकीदार घर के सभी लोगों की बात बता देता है। दोनों बेटों से अनबन, व्यापार में भी अनबन, बैंक से लोन। सेठ के परेशानियां और दुश्मन तो बहुत थे। मैं घर के लोगों से शुरुआत करती हूँ और मैं उस बरसाती वाले को देखती हूँ। सास बहू घर के लोगों से हर तरह की पूछताछ करती है। तुम्हारे शादी के फैसले से सेठ खुश नहीं थे।
तो शायद तुम्हें जायदाद से भी बेदखल कर देते। मैं खुद ही सब कुछ छोड़ के जा रहा था और आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? इसीलिए हमें बुलाया गया है। फिर सास बहू बड़े लड़के के पास जाती है। सेठ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे थे? उनको खुद इतनी परेशानियां थी। अब तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं। इसके बाद सास बहू रामू के पास जाती है। तुमने 9 बजे के बाद किसी को सेठ से मिलते देखा? बरसाती पहने हुए लंबी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी? नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। मैं तो खुद बड़ी बहू के साथ आंगन में काम करा रहा था। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। कोई बाहर से अंदर तो आया पर अंदर नहीं आया। हो सकता है रामू और बहू को आंगन में देखकर वो घर के बाहर ही छुप गया हो और फिर किसी और रास्ते से सेठ के कमरे में आया हो और फिर उसने सबके जाने का इंतजार किया और उसके बाद सेठ का कत्ल कर दिया। ठीक से याद करके बताओ, 10 बजे के बाद कोई और गया हो सेठ के कमरे में घर के लोगों में से? मैं मालिक को 10 बजे मालिश के पूछने के बाद अपने कमरे में चला गया था सोने। इसके बाद सात लोग घर के पीछे जाते हैं तो उन्हें जूते के निशान दिखते हैं। जूते के निशान सेठ के कमरे की खिड़की की तरफ से मकान के पीछे के रास्ते से बाहर के भाग की तरफ जा रहे थे। अब समझ आया कि कौन कहां से आया और कहां को गया। बारिश से धुल जाने की वजह से निशान कुछ साफ नहीं है। कह नहीं सकते कौन सा जूता रहा होगा। हो सकता है वो जो भी था वो चुपके से घर में घुसा और कत्ल करके पीछे के रास्ते से चला गया। बहू गौर से रास्ते को देखी। एक जगह उसको जूते के सही निशान मिल जाते हैं जो कि बारिश से नहीं धुले थे। पर बाहर से सेठ के कमरे में अगर घुसना हो तो सिर्फ ये खिड़की ही है और ये तो शायद अंदर से ही खुलती है। खराब मौसम के बाद खिड़की खुली हुई थी। खुली थी या पहले से खोली गई हो? एक बार कमरे को फिर से देखते हैं। सात बहू दोबारा से कमरे में जाते हैं। इसकी कड़ियां तो बहुत ढीली है। इन्हें तो कोई भी आसानी से एक झटके से बाहर से भी खोल सकता है। पर कोई किस्मत के भरोसे तो नहीं आएगा। जो जानता होगा बस वही। या ये भी हो सकता है कि ये खिड़कियां खुद हवा से ही खुल गई हों। हाँ, हो सकता है। पर ऐसे वक्त में हर चीज को शक की निगाह से देखना जरूरी है। शायद इस पहेली का एक और हिस्सा हमारे हाथ लग गया है। कातिल अब हमारी गिरफ्त से दूर नहीं। फिर अपनी तहकीकात खत्म करने के बाद सात बहू पूरे परिवार को एक जगह बुलाती है। कौन है कातिल मेरे पति का? कत्ल करने वाला यही है हमारे बीच। कौन है वो? क्या उस अनजान आदमी का पता चल गया जो सेठ से मिलने 9 बजे आया था? वो घर के अंदर आया जरूर था पर सिर्फ बाहर जाने के लिए, और वो 9:30 से पहले ही यहाँ से निकल भी गया। आप यह कैसे कह सकती हैं? बाहर मिट्टी है, उसके बाद लंबा चौड़ा फर्श। अगर वो अनजान आदमी 10 बजे के बाद यहाँ से गया होता तो उस फर्श पर भी पैरों के निशान होते, पर फर्श पूरा साफ। इसका मतलब साफ है बारिश शुरू होने से पहले ही वो निकल गया। इस सिरे के मिलते ही हमने अपनी तफ्तीश का रुख भी मोड़ दिया। तो फिर 10 बजे पिताजी का कत्ल किसने किया? सेठ का कत्ल 10 से 12 बजे नहीं 9 बजे ही हो गया था। पर 10 बजे रामू ने सेठ जी से खुद बात की थी। रामू ने सेठ की नहीं, उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज को उस टेप पर सुना। शायद तेज बारिश और ऊंचा सुनने की वजह से वो आवाज में फर्क नहीं कर पाया। सेठ जी का कत्ल 9 बजे हुआ, इतने पक्के तरीके से कैसे कह सकती हैं आप? उसकी गवाह है ये घड़ी, क्योंकि जिस गोली से सेठ की मौत हुई वही गोली सेठ जी की जेब में रखी घड़ी पर जा लगी और घड़ी रुक गई, और घड़ी में उस वक्त 9 बजे थे। फैक्ट्री के सायरन की आवाज में सारी आवाजें दब गईं। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डिटेक्टिव श्री और मैं हूँ डिटेक्टिव देवयानी। इस केस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करो प्यारे दोस्तों। कमेंट करके बताओ कि कौन है कातिल।
सोचो सोचो। कातिल ने भी बड़ी चालाकी से ये साजिश रची और वो है इसी कमरे में हमारे बीच। कौन है वो? रमन। रमन टूट जाता है और सारी बात बता देता है। मैं शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, तभी मुझे अपने पिताजी का खत मिला। सेठ जी की फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा उन्होंने हमारे घर की तरफ कर दिया है बेटा, जिससे हमारे कितने ही जानवर मर रहे हैं, खेत भी सूख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप को भी इसी वजह से कैंसर हो गया, और जब मेरे पिताजी इसके इलाज के लिए पैसे मांगने आए तो उस दुष्ट सेठ ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इलाज न मिलने के कारण से मेरी माँ मर गई, तो पिताजी ने भी इस वजह से आत्महत्या कर ली। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं सेठ जी से बदला जरूर लूँगा और उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई पूरी करते ही मैं यहाँ आ गया और उनका खास बन गया। दिन बीतने लगे और मैं दिन गिनने लगा उन्हें ख़त्म करने के लिए। एक अच्छा मौका पाकर मैंने सेठ जी से सारी बातें रिकॉर्ड करवा ली। मैंने 1.5 घंटे का एक रिकॉर्ड तैयार किया। मुझे पता था कि रामू 10 बजे के पास आएगा और वो सेठ जी से इतना डरता था कि उनकी आवाज़ सुनकर वह बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाएगा। फिर मैं भेस बदल कर आया, जिससे सारा शक किसी अनजान व्यक्ति पर चला जाए। लेकिन तुम दोनों बहुत तेज निकली। पर तुम्हें उस टेप के बारे में कैसे पता चला? कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सुराग छोड़ ही जाता है। अगले सुबह तुमने बड़ी चालाकी से टेप निकाल तो ली। बस एक गलती तुमसे हुई। सेठ का खून करने के बाद तुमने घबराहट में उस टेप को चलाते वक्त प्ले बटन के साथ रिकॉर्ड का बटन भी दबा दिया, और सुबह जब हम आए तो दोनों बटन लगे थे। फिर तुम आए और कुछ देर बाद दोनों बटन ऑफ हो गए, तो लगा कि कोई तो राज था इस टेप में। अगर तुम टेप निकालने की जल्दबाजी ना करते तो हमें टेप का शायद मालूम भी नहीं पड़ता। तुम अपनी टेप तो ले गए, पर ये भूल गए कि रिकॉर्डर में एक टेप और लगी है, जिसमें जो कुछ भी 9 से 12 के बीच इस कमरे में हुआ रिकॉर्ड हो गया। 9 से 12 के बीच में सेठ की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ और रामू की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सेठ तो मर चुके। तो किसने रिकॉर्ड की? जिसका साफ मतलब ये था कि रिकॉर्डिंग पहले से हो रही थी, और तुम्हारे अलावा कौन जानता है इसे चलाना। और बस इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और तुम्हारी पीढ़ियाँ बन गई। सेठ जी की घड़ी के रुके समय ने तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दी है रमन। एक बंद घड़ी ने तुम्हारा समय ही बिगाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।